नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के नाम को फाइनल कर दिया है। पूरे बलूचिस्तान को सीपैक की मद में चेक पोस्टों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर हैं अलीना इलियास और आज हमें हमारे लंदन से हमारे नुमाइंदे मीर इकराम भी हमारे साथ होंगे। सदीक साजिद साहब हमारे साथ हैं जो हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सियासत पर बड़ी उनकी नज़र रहती है। और इसके अलावा इस्माइल उमर साहब भी हमारे साथ होंगे गवादर से, प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके, और आपको जो वहाँ की सिचुएशन है उस पर आपको हम अपडेट देंगे। जो स्टोरीज़ हैं वो बेसिकली लंदन में हैं। या सादिक साहब, उनकी मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब से और डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पर कि क्या होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात हुई है। पहली दफ़ा शहद का कानवासी साहब ने एक जगह पे ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन इस पर बड़ा रिएक्शन आया और ज़ुबैर उमर साहब जो मरीम नवाज़ साहबा के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि इट इज़ टू अर्ली टू से, पार्टी फ़ैसला करेगी और उस वक्त हो सकता है फिर मरीम नवाज़ साहबा बन जाएं। बड़ी एक ये ऐसी बात है जो नॉर्मली नहीं होती। ऐसा लगता है कि कोई एक दौड़ लगी हुई है मुस्लिम लीग नून में। जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में हैं, उनकी क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी है, क्या हो सकता है क्या नहीं। मीर इकराम क्योंकि हमारे साथ हैं और यहाँ पर क्या चल रहा है मुस्लिम लीग नून में, वो हम सदीक साजिद साहब से पूछेंगे। लेकिन सिर्फ पहले जो इब्तदा के 2-3, क्योंकि एक बड़ी एक्टिविटी है, बड़ा ख़ानदान है पाकिस्तान का, पॉलिटिकल ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान। उनके जो मरीम नवाज़ साहबा के इकलौते साहबजादे हैं जुनैद सफदर साहब, उनकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। शादी तो हो चुकी, लेकिन बड़े लोग हैं, अमीर आदमी हैं, पैसे की फरावानी है, तो वो शादी दोबारा इसलिए की जा रही है कि वहाँ पर मरीम साहबा नहीं जा सकी थी, वो यहाँ पर वांटेड हैं, कोर्ट में उनके मुकदमात चल रहे हैं, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो वो शादी अब दोबारा उनकी माँ की खुशी के लिए, यानी मरीम साहबा की खुशी के लिए, वो फंक्शन जो लंदन में हुआ उससे कई गुना बड़ा फंक्शन जो है वो अब वालदा अपने बच्चे के लिए कर रही हैं। हमें कोई इस पर एतराज़ तो नहीं है, ये तो उनके लिए ख़ानदान के लिए खुशी की बात है। लेकिन जितना पैसा और जिस तरीके से जो इवेंट है वो उसको देखना जानना लोगों के लिए भी एक बड़ा एक दिलचस्पी का बायस है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो पॉलिटिकल फिगर हैं उनकी जो भी एक्टिविटी है वो एक्चुअली पब्लिक लाइफ ही होती है, वो प्राइवेट अफेयर हो नहीं सकता। इसलिए कि हुक्मरान जो करते हैं, लीडर जो करते हैं, उनकी एक एक चीज़ पर मीडिया की भी नज़र होती है, लोग भी उनको देखते हैं। अब ये जो शादी है इसमें 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये कि शादी के लिए, वलीमे के लिए जो लोग जिनको बुलाया गया है, दावत दी गई है, उनमें जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। पार्टी के जो लॉयलिस्ट हैं उनको भी नज़रअंदाज किया गया है। सिर्फ चंद लोगों को बुलाया है शरीफ ख़ानदान ने वलीमा में, और उसमें सिर्फ खोखर बरदरान, क्योंकि वो एक तरह से फ्रंटमैन भी हैं मरीम साहबा के, वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी और कब्ज़े का जो भी लाहौर में मामला है, लाहौर के लोग खोखर बरदरान से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। लेकिन वो शरीफ ख़ानदान के दिल के बहुत करीब हैं वो लोग, जो उन पर बड़े इल्ज़ामात हैं, उन पर उनके पैलेस भी गिराए गए, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, मैं ये कह रहा हूँ, कब्ज़े के और वो सारा। और वो कहा जाता है कि बहुत बड़ी वो फंडिंग देते हैं। सिर्फ उनको बुलाया गया, बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं मुस्लिम लीग की स्ट्रगल में, किसी की जान गई, किसी को जेल हुई, किसी को कैद हुई, कुछ हुआ, वो उन लोगों को बिल्कुल नहीं बुलाया गया और सिर्फ ये ख़ानदान तक ही महदूद रहा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम कंपैरिजन अगर कर लें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी शादी हुई थी, तो उसमें जो फंक्शन था, मेन एक फंक्शन था, उसमें पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने बहुत बड़ी तादाद में, उनके लीडरों ने एक जलसे की सी सूरत अख्तियार की थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपने कारकुनों को, अपने पार्टी के लोगों को अपनी खुशियों में शरीक किया था, और वर्कर्स और कारकुन और जो पार्टी के लोग थे उनकी दुआओं के बीच जो थी मोहतरमा बेनज़ीर अपने आसफ़ ज़रदारी के घर गईं, यानी उनकी घरवाली बनी।
तो वो एक हमें फ़र्क नज़र आया बहुत ज़्यादा है। फिर जब ये अभी बख्तावर की शादी हुई तो उसमें भी आसिफ जरदारी साहब ने तकरीबन 1000 मेहमान थे और उसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको दावत दी गई थी। कुछ उनमें आए, कुछ नहीं आए, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को और अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनको उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया था। लेकिन शरीफ ख़ानदान हमेशा ही वो ये इस तरह से होता है, उनकी जो पहली भी शादी हैं उसमें भी वो किसी को इस काबिल नहीं समझते कि उन्हें बुलाया जाए। वो समझते हैं कि ये उनकी जो खुशियाँ हैं, उनकी जो शादियाँ हैं, उनके ये सिर्फ़ उनके अपने अजीज़ व अकारब के लिए है। बहरहाल उनकी अपनी ये चॉइस है। एक और बात इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि पैसा बहुत ख़र्च हुआ है। मसलन जो लहंगे हैं, जो कपड़े हैं, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे तो ये ख़बरें आ रही हैं कि उस पर लाखों करोड़ों रुपए लगाए गए हैं और बड़े बड़े नोन जो जैसे HSY हसन शहरयार ख़ान हैं, फिर इसी तरीके से ये जो हैं बंतो काज़मी, ये अलीना आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं, ये जी। बड़े ज़बरदस्त किस्म के, ये फिर एक सायरा शकीरा की मेहंदी का जोड़ा है जो हाँ, और मरियम नवाज साहबा की, हाँ, ये बंतो काज़मी और ये जो सायरा शकीरा साहब है एक, ये मरियम नवाज साहबा की डिज़ाइनर है। यानी आम। अच्छा, फिर जब शादी हुई थी तो उसमें तो जो कपड़े जो डिज़ाइन हुए थे वो तो शायद एक इंडियन वो थी, साबिसाची थे। हाँ, साबिसाची, जो जब उनका निकाह हुआ था, निकाह जब शादी हुआ तो था, अब प्रॉपर्ली हाँ शादी नहीं, अब देखिए वहाँ पर शादी हो चुकी, वहाँ पे निकाह नहीं हुआ था, निकाह शादी सब कुछ हुआ, अब ये दोबारा किया जा रहा है। ये दो शादी है भाई, दो रुखसत नहीं है ना, ये रिसेप्शन है ना भाई। पैसा जब आपके पास हो, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना माल दिया हो, भले किसी का भी हो, तो वो जब आपकी दस्तरस में हो तो फिर तो आप खर्चा करते हैं। तो ये अब दूसरी शादी, यहाँ पे तो लोगों की एक शादी नहीं होती, लेकिन ये एक ही दुल्हन से दूसरी दफ़ा शादी हो रही है इनकी, जुनैद सफदर साहब की। बहुत यकीनन वो खुश होंगे। फिर वो अपने जो उनके अंदर जो टैलेंट है उसके भी वो जौहर दिखा रहे हैं। उनकी आवाज़ में भी बड़ा सोज है। कवाली नाइट वगैरह, कवाली नाइट में उन्होंने राहत फ़तेह अली ख़ान के सामने जो गाया वो सबने सुना। पता नहीं आपके पास है या नहीं, हमारी अगर टीम ने उसको रखा है, अगर वो उसको अच्छा नहीं, वो उन्होंने अच्छा कहा जा रहा है कि एक लहंगा जो है, मुझे नहीं पता, ये आयशा के लहंगे की बात की जा रही है कि एक लहंगा है, उसकी जो कीमत बताई जा रही है कि 1,40,00,000 रुपए, और उसके ऊपर हीरे जवाहरात और सोने की तारे तूरे भी हैं। इसी तरीके से बख्तावर का भी एक लहंगा बनाया गया था, उसमें भी तकरीबन समी साहब 800 घंटे लगे थे और पता नहीं कितने वर्कर्स बैठे थे। तो बड़ी बड़ी लोगों की बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं और फिर इस तरह के लहंगे बनते हैं। ये जो मैं लहंगों की कीमत और ये सब देख रहा हूँ ना, 8 लाख से 50 लाख, फिर 50 लाख, फिर 25 लाख, फिर 10 लाख। आपको पता है कि 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए से अच्छा खासा एक हॉस्पिटल बन जाता है और कितने लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। सादगी जो है उसमें बड़ी बरकत भी होती है और जो बहुत सारे लोग जिनके पास ये सब कुछ नहीं होता, वो जब ये देखते हैं तो उनको अपनी कम मायगी का फिर एहसास होता है, अपनी हैसियत का एहसास होता है। बहुत सारे लोगों में फिर ये बात आती है कि यार हम क्यों ये सब नहीं कर सकते। फिर आदमी अपनी औलाद के लिए जायज़ नाजायज़ की तरफ भी देखता है। हुक्मरान जो हैं, लीडर जो हैं, उनका हर काम कौम उसको बड़े गौर से देखती है। बेनज़ीर साहिबा का आप दिखा रहे थे, वो बिल्कुल सिंपल एक शलवार कमीज़ में थी, उन्होंने कहा मैं सोने की भी कोई चीज़ नहीं पहनी हुई थी, अगर पहनी भी थी तो बहुत छोटी छोटी कोई चीज़ें पहनी। बहरहाल मरियम साहिबा का एक ट्वीट था कि ये हमारी पर्सनल तकरीबात हैं तो इसको आप सियासी कमेंट्रीज़ पे ना करें। बिल्कुल नहीं करते हम सियासी कमेंट्री, आपकी इस बात का एहतराम करते हैं कि ये आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगियाँ हैं, लेकिन आपकी जो ज़ाती ज़िंदगियाँ हैं वो अब पब्लिक लाइफ है, वो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है। इसलिए कि आपने इस मुल्क को लीड किया है, आपके वालिद साहब ने इस मुल्क को लीड किया है, आप मुस्तकबिल में इसको लीड करने की आप वो हैं उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर इस मुल्क के कानून में शादियों पर जो बेजा खर्चा है इसकी इजाज़त नहीं है। यकीनन ये जो लोग हैं इनके लिए कोई एक डिश नहीं होगी, कितनी डिशें पकी होंगी, लेकिन किसी पुलिस वाले की क्या मजाल है जो वो आपके घर में जाके ये चेक कर सके कि आपने कितनी डिशेस आपने पकाई हैं और आपके घर का फंक्शन कितनी देर तक जारी रहा है। और ये जो इतनी बड़ी दौलत की नुमाइश है, जब इसका हिसाब मांगा जाता है कि ये दौलत कहाँ से आई, रसीद मांगी जाती है कि ये फ़्लैट कहाँ से आए, ये अभी जो डेकोर पर कितना करोड़ों रुपए का ख़र्चा बताया जा रहा हो रहा है, लेकिन ये आप लोगों की जो इनकम है, टैक्स इनकम, उसमें ये चीज़ शामिल नहीं है। तो जो दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक हैं वहाँ पर टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है। और इससे पहले भी लाहौर में एक शादी हुई थी, अरबों रुपए उस पर ख़र्च किए गए थे, तो टैक्स डिपार्टमेंट आया और उन्होंने
उनकी तफसीलात मांगी, लेकिन अगर यहाँ पर कोई तफसील मांगी जाएगी तो उसको विक्टिमाइजेशन का नाम दिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने वन डिश का बनाया हुआ है, उस्मान बुज़दार साहब बैठे होने चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लें। इस पे एक्शन तो ये एक लेवल पे आके तो इन तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं इनका एका है ये बिल्कुल इस तरह की, क्योंकि ये कहते हैं कि इतना करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। उसका मतलब भी ये होता है कि कल जब हमारी हुकूमत आ जाएगी तो फिर हम आपको तहस नहस कर देंगे। अब ये जो सारा ज़र्क बर्क सब, इस पर बड़ा पैसा खर्च हुआ है। कहाँ से आया ये पैसा और किस तरह से आया, क्या ये टैक्स में ये था या नहीं था? और फिर जब सादगी जो हमारा कानून है उसमें ये बात कही गई है, जहेज़ पर पाबंदी है और खाने पर यह है कि 1 या 2 डिश से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये जो सब कुछ है क्या इसका कोई हिसाब किताब लेने वाला है? हकीकी तब्दीली इमरान खान साहब तब आएगी जब आप अपने घर में भी इस तरह की होने वाली चीज़ों को देखेंगे और बाहर जो चीज़ें हो रही हैं उनको भी देखेंगे। अभी आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात हैं, जिन्होंने बहुत माल बनाया और कोई उनकी पूछताछ नहीं है। तो फिर शायद मॉरली आप भी ये हक खो चुके हैं कि आप इनसे ये सवाल करें कि ये सब कुछ कहाँ से आया। लेकिन पाकिस्तान के लोग ये सवाल कर सकते हैं, वो गरीब लोग जिनकी जो असल स्टेक होल्डर हैं, जो इस मुल्क के असल वारिस हैं, जिनकी जेबों से जिनसे टैक्स की सूरत में, करप्शन की सूरत में जो पैसा निकाल के इन बड़े लोगों के पास किया, वो ज़रूर इस बात पर सवाल कर सकते हैं। लेकिन इस नकार खाने में तूती की आवाज़ कहाँ तक जाएगी? और जो सवाल करने वाले हैं उनके साथ जो होता है, मैं एक मिसाल आपके सामने मौजूद हूँ, मैं उन चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन जो ये तल्ख सवालात हैं इनके जवाबात मुझे नहीं पता कोई दे सकता है कभी या नहीं, लेकिन ये तकलीफ़ देते हैं। अगर हर घर में ऐसी खुशी हो, हर बेटी अगर इसी तरह जा सके और हर घर में इसी तरह अगर उनके अरमानों के फूल खिल सकें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई जेलिसी की वजह से बात नहीं है, लेकिन गरीब को जब उसकी गुर्बत का आप एहसास दिलाएंगे तो ये बहुत तकलीफ़ दे बात है, ये बहुत ही तकलीफ़ दे बात है। बहरहाल मीर इकराम की तरफ चलते हैं। अयाज सादिक साहब लंदन में मौजूद हैं। ज़ाहिर है इसी कौम के फ़ैसले या लंदन में होते हैं या वाशिंगटन में होते हैं या फिर ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ गरीब आदमी की आवाज़ नहीं जाती। अब वहाँ पर मुस्तकबिल की मंजरकशी क्या होगी, वहाँ पर बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। मीर इकराम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। आपको आ रही सर? जी बिल्कुल मीर इकराम, आपकी आवाज़ बिल्कुल बड़ी अच्छी आ रही है, बड़ी तवाना आवाज़ है और लगता है कि आप लंदन की फ़ज़ाओं में भरपूर आप एंजॉय कर रहे हैं। ये बताइए, अयाज सादिक साहब वहाँ पर हैं, बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, तो क्या आपको समझ आई, क्या कहानी चल रही है वहाँ पर? अच्छा सर, अयाज सादिक साहब से पहले सिर्फ एक जुमला या एक लफ्ज़ कहूँगा। ये जो शादी के बारे में कानून नवाज शरीफ साहब नहीं बनाए थे जब वन डिश पार्टी के, उन्होंने ही सख्तियां की थी पाकिस्तान में। ये दोहरा मेयार इनके मिजाज का हिस्सा है, दूसरों के लिए कुछ और है, अपने घर के लिए कुछ और है। ये तो ये मैं बात इधर खत्म करता हूँ। कौम को अब समझ जाना चाहिए कि ये जो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, तो ये इनका असल चेहरा है। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। जब अयाज सादिक साहब का जहां तक ऐसा मीटिंग्स, यस, बहुत जबरदस्त इन्होंने ये तय कर लिया है कि ये जो अब इलेक्शन आने वाला है, जो अपनी सोच में इन्होंने रखा हुआ है कि 22 में ये कोई तब्दीली लाने वाले हैं और कोई बहुत बड़ी तब्दीली लाने के मूड में है, उसके लिए तैयारी हर लेवल पे कर रहे हैं। ये डू और डाई वाली पोजीशन पे जा रहे हैं। जिस तरह ये मीटिंग्स कर रहे हैं, जो इनकी स्ट्रेटजी तैयार हो रही है। सुनने में आया है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के नाम को फाइनल कर दिया है, जो यूके में मीटिंग्स हुई हैं उस हवाले से कि शहबाज शरीफ जो कैंडिडेट होंगे इनके प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यहाँ पर रुकिए आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात है पाकिस्तान में बड़े और अंदाज में प्ले हो रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा, जो आप बात फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं। सुनिए ज़रा क्या कहा था शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। बड़ी क्लैरिटी के साथ शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं और एक असूल की बात कह रहे हैं कि अमूमी तौर पर जो पार्टी का सरबराह है उसको वज़ीर आज़म बनाया जाता है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के सरबराह हैं। और मरीम साहबा की जो इस वक्त पोजीशन है बिल्कुल यही है, क्योंकि वो एहतसाब अदालत से सज़ा याफ्ता हैं और अपील अभी उनकी चल रही है हाई कोर्ट में। तो जब तक उस अपील का फ़ैसला ना हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। बिल्कुल सही जो सूरत हाल है
उसका शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जिक्र किया। इसको रिस्पॉन्ड किया ज़ुबैर उमर साहब ने, जो तर्जुमान है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा के। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या फरमाया। ये ज़ुबैर उमर साहब ने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही कि इलेक्शन भी आप नहीं जीत सकते मुस्लिम लीग नून वाले अगर मरियम नवाज़ उस कैंपेन में ना हो। अगर मरियम नवाज़ नहीं होंगी तो स्वीप नहीं कर सकेंगे मुस्लिम लीग नून वाले, तो फिर वज़ीर आज़म बनने की बात तो बाद में आती है। और उन्होंने इस तासुर की बिल्कुल नफ़ी की कि जो वज़ीर आज़म हैं वो उसके उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब होंगे। बड़ी खुलकर ये बात सामने आई कि दो धड़े मौजूद हैं, दो सोचें मौजूद हैं। सदीक साजिद साहब, आप बड़े एक्सपर्ट हैं मुस्लिम लीग नून के, ये पहली दफ़ा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है उस पर बाकायदा तौर पर मरियम नवाज़ के कैंप की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर मरियम कैंपेन में ना आए तो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन ही शायद नहीं जीत सकेगी। तो ये आपके पास क्या, आप कैसे इसको नरेट करेंगे, सूरत हाल क्या है मुस्लिम लीग नून के अंदर? पहले तो जो शादी की तकरीबात हो रही हैं, तकरीबन कोई 15 दिन जारी रहनी है। मेरी इतलात के मुताबिक 100 करोड़ से ऊपर से ज़्यादा का खर्चा होगा। इस्लामाबाद में तो अब्बास अफरीदी का जो फार्म हाउस है वो इस शादी के लिए और तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी जो आपने बात की है शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से, तो आज सारा दिन 4-5 जो बड़े सीनियर किस्म के मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनसे जब मेरी बात हुई है तो वो खुद हैरान है, क्योंकि आपको मालूम है कि शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ के कैंप के हैं और नवाज शरीफ के कैंप के होते हुए उन्होंने पहली बार जो है वो शहबाज शरीफ का नाम लिया है कि वो जो है वो वज़ीर आज़म हो सकते हैं या होंगे, वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। जब मैंने बात की है लोगों से तो उनका यही मौक़िफ़ था। उन्होंने एक जो सीनियर अहदेदार है उन्होंने तो ये कहा यह बादशाह आदमी है, इस किस्म के बयान देते रहते हैं, किसी सतह के ऊपर ये कोई फ़ैसला अभी तक हुआ ही नहीं है। एक जो नवाज शरीफ के बड़े ही करीबी हैं, तर्जुमान भी रहे हैं और आजकल मरियम साहबा के साथ साथ भी होते हैं, उन साहब ने भी बोला, उन्होंने कहा जी हमारा तो उम्मीदवार है नवाज शरीफ। अगर नवाज शरीफ किसी और को नामजद करता है तो वो नवाज शरीफ फैसला करेगा, लेकिन किसी भी सतह के ऊपर, या ये बात आपको मैं बताऊं कि नवाज शरीफ ने इजाज़त दी और शाहिद खाकान अब्बासी को ये बात करने की, बिल्कुल नहीं है। शहबाज शरीफ ने खुद कहा और शाहिद खाकान अब्बासी से, वो भी नहीं है। तो वो पार्टी की किसी सतह के ऊपर इस चीज़ की डिस्कशन जो है वो हुई नहीं। जो मेरी बात हुई आज इनके लोगों से, उन्होंने कहा कि टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, सवालात आ जाते हैं, उसका जवाब जो है वो उन्होंने दे दिया, लेकिन ये उनका ज़ाती जवाब है जो उन्होंने इस तराजुर में दिया कि अमूमन होता पाकिस्तान में यही है कि जो पार्टी का सदर होता है या सरबराह होता है उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी वाज़ेह खुलकर कही, वो हैरान भी कुछ लोग ऐसे हार्ड लाइनर्स जो कि शायद खाकान अब्बासी भी उसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो खुद हैरान है कि ये तो हमारी फील्ड के बंदे थे, नवाज शरीफ कैंप के बंदे थे। आज उन्होंने एक जो है ये बयान दे दिया है, वीटो पावर नवाज शरीफ के पास है, नवाज शरीफ ने ही फैसला करना है कि वज़ीर आज़म वो खुद होंगे या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ होंगे या फिर कोई और शख्स होगा। ये फैसला तो नवाज शरीफ ने करना है, लेकिन वो जो उनके बहुत करीबी हैं वो कह रहे हैं जी हमारा तो वज़ीर आज़म। अच्छा ठीक है, मैं आप यहाँ पे रुकिए सदीक साजिद, ज़रा मैं मीर इकराम की तरफ दोबारा जाता हूँ। मीर इकराम, आपने कहा कि आपके पास ये इत्तलात हैं कि शहबाज वज़ीर आज़म होंगे, ये आपकी किसी आला ओहदेदार से बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, या आपने किसी वर्कर से सुना, या आप अखबारी इत्तलात की बुनियाद पर ये सिर्फ एक क्या सराई फरमा रहे हैं? नहीं, क्या सराई नहीं सर, तकरीबन मेरी जो बहुत करीबी हैं, जो उस मीटिंग में मौजूद थे लोग, जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुई है, और इसमें जो बेशुमार, सिर्फ ऐसे नहीं कि इस बात का शहबाज शरीफ साहब के नाम को फाइनल कर लिया, शहबाज शरीफ साहब के नाम को जिन लोगों ने पाकिस्तान से रिकमेंड किया है, जो पार्टी के इनके ओहदेदारान हैं और पार्टी के पूरे पाकिस्तान के, उन तमाम लोगों के नाम के साथ बाकायदा नवाज शरीफ साहब के सामने रखा गया कि ये वो लोग हैं, ये इतने अराकीन हैं जितने जो काफ़ी बड़ी तादाद में बताए गए हैं कि जिन्होंने रिकमेंड किया शहबाज शरीफ साहब का नाम कि ये उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर के होने चाहिए, जिस पर फिर नवाज शरीफ साहब एग्री हुए। नवाज शरीफ साहब ने फिर बड़ी, आप यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अयाज सादिक साहब वहाँ सारे अराकीन की रिकमेंडेशंस के साथ गए और ये कहा कि एक अराकीन की बहुत बड़ी तादाद है जो नवाज शरीफ साहब को ये बताया गया कि वो शहबाज साहब को वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहती है, और उन नामों को देखकर और मशावरत के बाद मीर इकराम ये बता रहे हैं कि रिपोर्टेडली, ज़ाहिर है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई,
रिपोर्टेडली नवाज शरीफ साहब हैज़ एग्रीड कि जो शहबाज साहब हैं वही वज़ीर आज़म होंगे। ये मौजू बड़ा अहम है, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, इसी पर हम गुफ्तगू जारी रखते हैं लेकिन एक छोटे से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की। शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है बतौर वज़ीर आज़म के लिए अगर कोई इन हाउस तब्दीली आती है तो नवाज शरीफ साहब ने इसको एग्री किया है। अब दूसरी जमातें इस पर क्या रिस्पॉन्ड करती हैं, क्या वाकई कोई तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, क्योंकि अभी तो इमरान खान साहब के पास उनके अलाइज़ का उन्हें ताउन हासिल है, उनके पास एक अक्सरियत है और वो बड़े इत्मीनान से बड़े एतमाद से अपनी हुकूमत कर रहे हैं। महंगाई अपनी जगह पर, लोगों का एहतजाज अपनी जगह पर, लेकिन वो बहुत पुरएतमाद हैं तहरीक इंसाफ के लोग कि इमरान खान साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे। सदीक साजिद, आपने मीर इकराम की बात सुनी, उनका ये कहना है कि ये बाकायदा तौर पर नाम पुटअप किया गया शहबाज साहब का और जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं उनके हवाले से भी अयाज सादिक साहब ने बाकायदा एक ब्रीफिंग दी जिस पर जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने एग्री किया। तो ये तो फिर ऐसा लगता है कि पार्टी भले आपके साथ जो लोग मर्जी जिस तरह बात कर रहे हो, अगर मीर इकराम साहब के पास जो इन्फॉर्मेशन सही है, दुरुस्त है, तो फिर ये तो एक बड़ी सोच विचार के बाद ये नाम फाइनल किया गया पार्टी की तरफ से और अयाज सादिक साहब बिल्कुल उन तमाम लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ पे गए हैं। देखिए, यार सादिक साहब तो उन 20-22 लोगों के नामों की फहरिस्त लेकर गए थे जो कि मुमकिन तौर पर चाहते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून में शामिल हों, और फिर वो नंबर्स गेम तो जिसको रद्द किया है। मैं आपको बड़ा ये क्लियर कट बता रहा हूँ, उन नवाज शरीफ ने भी उस चीज़ से एग्री नहीं किया। ये जो आप अदम एतमाद वाली बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जब इस वक्त तक पॉसिबल ही नहीं होगा जब तक हुकूमती इत्तेहादी हमारा साथ ना दे। और ये लेकिन इसमें सदीक साजिद एक बात में एक सिनेरियो है ना, अभी हुकूमत ने मिनी बजट पेश करना है, वो भी एक फाइनेंस बिल है। अगर इसको हुकूमत पास नहीं करवा सकती तो गवर्नमेंट तो फॉल कर जाएगी ना। गवर्नमेंट का ये ज़रूरी तो नहीं है कि अदम एतमाद आए। अगर कोई फाइनेंस बिल जो है वो पास नहीं हो पाता हुकूमत से तो उसके बाद फिर लामहला आपको कोई दूसरा वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा। अगर ये इसी तरह रह जाती है, वो जो मुअल्लक हो जाती है पार्लियामेंट, किसी को वज़ीर आज़म नहीं चुन सकती, तो कौन सी पार्टी इस वक्त इलेक्शंस के लिए तैयार है? वो तो मामला एक बड़ा गंभीर हो जाएगा। लगता है सदीक साजिद साहब की जो बात है ना वो मुझे किसी हद तक दुरुस्त लगती है, क्योंकि अगर हम माजी देखें तो हमें नजर आता है कि शहबाज शरीफ साहब आज़म बनाते बनाते शायद खाकान अब्बासी साहब बन गए। फिर दूसरा हमें पता चला कि 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बना था, काबीना के नाम भी हो गए, तब भी वो सारा मसला आया। अभी भी ये दोबारा मसला आ रहा है। मैं समझती हूँ जो इस वक्त सदीक साजिद साहब बात कर रहे हैं इस बात में दम है, लेकिन एक सवाल मेरा सदीक साजिद साहब आपसे ये है जो समी साहब भी कर रहे हैं कि शायद 1 साल के लिए मान जाए, आइंदा इलेक्शन के लिए हो सकता है कुछ और स्ट्रैटेजी हो या चीज़ें हों, लेकिन 1 साल के लिए शायद शहबाज शरीफ साहब को जमात ये समझे कि उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए। मैं बड़ा वाज़े अंदाज में, दो टोक अंदाज में ये बात कहता हूँ, शहबाज शरीफ को अभी तक वज़ीर आज़म बनाने का बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी फोरम पे कोई फैसला नहीं हुआ। मैं अपने ज़राए से बड़ी मुसद्दक़ा आपको बात बता रहा हूँ, आप इसको माने या ना माने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पार्टी का एक पार्लिमानी फोरम है, उसके अलावा एक 20 बंदों की किचन कैबिनेट है। उस किचन कैबिनेट के 7 बंदों से आज मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये नाम हर मरतबा चलते हैं। और दूसरा समी साहब बात ये है कि ये जो नाम लिया जा रहा है ना शहबाज शरीफ का, ये आम इंतखाबात के बाद अगर कोई वज़ीर आज़म बना उस वक्त लिया जा रहा है। इन हाउस तब्दीली की सूरत में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे और इन हाउस तब्दीली आएगी भी नहीं। दूसरी जो मिनी बजट है, वो मिनी बजट तो सादा अक्सरियत से पास होना है, तो उसके लिए तो इनको वो ज़ाहिर है बंदे अगर वो वहाँ पे हाजिर अरकान जो है, आपने देख लिया था ना जॉइंट सेशन में क्या हुआ था। ये तो जॉइंट सेशन में वैसे भी नहीं जाना, ये तो कौमी असम्बली से जो है फाइनेंस बिल है, तरमीमी बिल है, सादा अक्सरियत से ये पास ये करवाने में कामयाब हो जाएंगे। वो तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बात यह है कि जब इनको अदम एतमाद लानी है तो अदम एतमाद के लिए इनके पास नहीं है नंबर, इत्तेहादियों के बगैर ये नहीं कर सकते। आज पीपल्स पार्टी और शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी समी साहब इसी तरफ इशारा किया था रिसेंटली। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पीटीआई की तरफ से कोई हो सकता है वजीर आजम, और अगर वहां से कोई वजीर आजम हुआ तो नून लीग उसका साथ देगी। शायद इसी तरफ इशारा है जिसकी तरफ। जी सदीक, आप कुछ बात करना चाह रहे थे?
मैं ये कह रहा हूँ कि यकीन मानिए खुद शहबाज शरीफ ने ये बात अपने सीनियर रहनुमाओं से कही है कि तहरीक अदम एतमाद इस्तीफों वाले ऑप्शन को आप अब छोड़ दें, अब आप जो है इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर कड़ी तनकीद करें, आइंदा इंतखाबात की तैयारी करें और पंजाब में बलदियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने की कोशिश करें। और ये मार्च का ऐसे तो नहीं फजलुर रहमान से वक्त लिया गया। फजलुर रहमान साहब ये मार्च के दौरान 2-3 महीनों के दरमियान बहुत सी डेवलपमेंट्स हो जानी ठीक है। ठीक तो ये है, ऐसे तो बात नहीं की गई। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया और आप बड़े 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 मजबूती के अंदाज में आप ये कह रहे हैं, यकीनन आपके पास इंफॉर्मेशन है। मीर इकराम, एक और बहुत बड़ी शख्सियत जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में मौजूद हैं और बड़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं कि वो भी एक सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं, वो भी अपना एक ग्रुप जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप तो एक पहले है, लेकिन कोई इस तरह का अरेंजमेंट करने की बात कर रहे हैं कि जब अगर इलेक्शन हो तो उस सूरत में वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हट के उनके साथ ही इलेक्शन लड़े, अगरचे वो ख़ुद अभी तक सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की तरह वो भी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। वो उनकी कोई एक्टिविटी के बारे में आपके पास कोई इत्तला है? जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन साहब लंदन में है और वो भी यही कह रहे हैं कि मैं इलाज करवाने आया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन दरपर्दा जो हमारी इतलात हैं वो भी अपनी एक पूरी लिस्ट लेकर आए हैं कि जो इन हालात में अगर इन हाउस चेंज नवाज शरीफ साहब के साथ मुमकिन है उनकी मीटिंग हो। अब जहां तक सद्दीक साहब का ये कहना कि इनकी इतलात मैं मानता हूँ, एहतराम करता हूँ उनका, लेकिन कुछ इतलात मेरे पास ये भी हैं कि जिस तरह से कहा गया, अलीना ने बिल्कुल सही कहा कि हो सकता है कि 1 साल के लिए शहबाज शरीफ साहब का नाम पर मुत्तफिक हो और जो नेक्स्ट इलेक्शन की स्ट्रेटजी डिफरेंट हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का नाम पर अक्सरियती राय के साथ मुत्तफिक हुए हैं। मतलब मेरी इतलात ये है। ठीक हो, ठीक है मीर इकराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हम गाहे बगाहे आपसे राही लेते रहेंगे। आपने जो बात आपने की दुरुस्त है। सदीक साजिद साहब हमारे साथ ही हैं और अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं गवादर के हवाले से। सियासी जो साजिशें हैं जिन्हें हम कहते हैं कि पैलेस कंस्पिरेसीज़, मोहल्लाती साजिशें, वो तो चल रही हैं। कौन बनता है, कौन नहीं बनता, कौन टूटता है, वो अपनी जगह पर सब चीज़ें हैं। लेकिन जब मुल्क में इंस्टेबिलिटी हो, जब मुल्क में हुकूमत सही तरीके से आवाम के मसाइल पर फोकस ना कर सके तो फिर एहतजाज होता है। गवादर में गुज़श्ता 2-3 हफ़्तों से एहतजाज जारी है और एक कल हमने मौलाना हदायतुर रहमान साहब से भी बात की थी। उसको यहाँ पर जो हुकाम है, जब हमारी उनसे बात होती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को रिफ्यूट करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे मुतालबात हमने मान लिए हैं, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वहाँ पर लोग बैठे हैं, बड़ी तादाद में हैं। तो इस्माइल उमर साहब एक मकामी सहाफ़ी हैं, उनसे आज हमने सोचा कि अपडेट लेते हैं वहाँ पर ये मामला है क्या। इस्माइल उमर, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल समी साहब, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, ज़रा इसको समझिएगा, इसलिए कि गवादर के हवाले से बहुत कुछ छपता है, अखबारात में भी आता है, सेंसिटिव जगह है। सी पैक की वजह से ये भी लोगों को डर रहता है, वहाँ पर कुछ भी हो एक धड़का लगा रहता है कि इसके पीछे कोई साजिश ना हो। अमेरिका जो है वो नाकाम बनाना चाहता है। चाइनीज़ के हवाले से ये है कि वो अगर वहाँ पर आए हैं तो वो किसी को, एक बात जो की जाती है मीडिया में कि वो किसी को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है और मकामी लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। ये बयान फरमाइए कि ये जो सारा वहाँ पर एहतजाज है, जो लोग हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये जो हदायतुर रहमान साहब कह रहे थे कि ये एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पर जो बड़े बड़े ट्रालर आते हैं और मकामी माहीगीरों का रोज़गार ख़त्म हो गया, इसकी यही वजह है या आप इसके पीछे कुछ और भी देखते हैं, कुछ प्रॉक्सीज भी हैं, कुछ इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज भी आप इसके पीछे देखते हैं? व्हाट इज़ योर असेसमेंट, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि यू आर सन ऑफ द लैंड, सन ऑफ द सॉइल, तो आपकी क्या असेसमेंट है? जी समी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें लाइन पे लिया। जी सर, इसमें जो है इस वक्त जो है मौलाना साहब बैठे हैं, 30 दिन हो गए यहाँ पे ग्वादर के अवाम अपनी बुनियादी हकूक के लिए बैठे हैं और सबसे बड़ा जो है मसला वो उनके डिमांड और मुतालबात में है, वो ट्रॉलिंग है। ये एक फैक्ट है सर, इसमें बिल्कुल कोई और बात नहीं है। ये बिल्कुल जेन्युइन मसाइल हैं, लोग अपने जेन्युइन मसाइलों के लिए यहाँ पे इस वक्त रोडों पर बैठे हुए हैं। इसमें जो कल ही मौलाना साहब आप ही के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे
कि ये इलीगल जो ट्रॉलिंग है उसका सिलसिला इतना बढ़ चुका है कि लोग जो है नाने शबीना के मोहताज हो गए हैं। और यहाँ पे आपको पता है ग्वादर जो है बिल्कुल साइड में एक कार्नर जो है एरिया है और इसमें रोजगार के और कोई मौके नहीं है। लोग इस उम्मीद कर रहे थे कि सीपैक होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, यहाँ पे जो है लोगों को बड़ी तादाद में नौकरियां मिलेंगी, लेकिन ये जो सारे दावे थे ये दावे ही रह गए। यहाँ पे उस तरह के जो उम्मीदें वबस्ता थी लोगों की वो पूरे नहीं हुए। तो इसी वजह से आज लोग बड़ी हद तक जो है वो जज्बे में वो मौलाना के बिल्कुल साथ दे रहे हैं। और आज 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और ये इस वक्त रोड पे बैठे हैं। अच्छा इस्माइल आप हमारे साथ ही रहिए, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, तो जब वक्फे से वापस आते हैं तो फिर पूछेंगे कि अब सूरत हाल है, अगर ये इतने हज़ारों लोग मौलाना हदायतुर रहमान के पीछे हैं तो जो यहाँ के इलेक्टेड लोग हैं, जो मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या वो वहाँ पर अब इर्रेलेवेंट हो गई हैं? और अगर ये जेन्युइन मुतालबात हैं तो अभी तक हुकूमत ने क्या किया? क्योंकि इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया और फिर ये भी खबरें आई हैं कि वहाँ पर असद उमर साहब और शायद ज़ुबैदा जलाल साहिबा की सर के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी भी बना दी गई है जो वहाँ पर जाएगी, सुनेगी। क्या इसमें ताख़ीर है? क्यों डिले हो रहा है ये सारे मामले में? लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गवादर के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का खूबसूरत इलाका, बड़ा स्ट्रेटजिक इलाका जहां पर सीपैक का हब, वहां पर एहतजाज हो रहा है, हज़ारों लोग वहां पर मौजूद हैं। 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट। अब बताया जा रहा है कि असद उमर और ज़ुबैदा जलाल साहिबा पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है जो वहाँ मुज़ाकरात करेगी। आज भी मुज़ाकरात हुए, चीफ़ सेक्रेटरी के साथ मौलाना हदायतुर रहमान साहब की मुलाकात हुई और खुशकिस्मती से मौलाना हदायतुर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो गवादर को हक तो तहरीक को लीड कर रहे हैं इस वक्त। इस्माइल उमर भी हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले अब मौलाना हदायतुर रहमान साहब की तरफ चलते हैं। मौलाना बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ बयान फरमाइए कि आज आपकी मीटिंग हुई चीफ़ सेक्रेटरी साहब से अपने मुतालबात के हवाले से, बताइए आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या उसमें तय हुआ? कुछ आपको लगता है हुकूमत संजीदा है आपके मुतालबात के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि बात अपनी आवाम तक पहुंचा दें। तो हमें मुलाकात हुई, आज से मुलाकात में मुझे अंदाज़ा हुआ कि बलूचिस्तान हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह हो गई कि बलूचिस्तान हुकूमत इंतहाई गैर संजीदा है। तो 1-2 चीज़ों पे डिस्कस हुई, फिर हम निकल आए। तो मुझे इस मुलाकात में अगर चीफ सेक्रेटरी तो एक ब्यूरोक्रेट से उसके सरबराह है, लेकिन अवामी नुमाइंदे के एक सूबाई हुकूमत की क्या तरजीहात हैं, उन्होंने उसको क्या टास्क दिया है और वो क्या करना चाहते हैं, किस लिए हमसे मुलाकात करना चाहते थे, क्यों हम भेजे गए थे। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ इस मुलाकात से बलूचिस्तान हुकूमत इंतहाई 1 महीने में हम बैठे हुए हैं, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत संजीदा नहीं है। अच्छा, अभी जब मैं इस्माइल उमर से बात कर रहा था तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही, जो मकामी साफ़ी हैं आपके इलाके के। उन्होंने कहा कि बड़ी उम्मीदें थी कि यहाँ पर सी पैक के बाद मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, सड़कें बनेंगी और जो मकामी लोग हैं उनको भी नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो कुछ आप बयान फरमाएंगे कि अगर वहाँ पर कोई काम हुआ है तो फिर मकामी लोगों को रोज़गार नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? नहीं, इस्माइल उमर साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सीपैक से तो हमें बहुत कुछ मिला है। सीपैक से तो हमें हज़ारों चेक पोस्टें मिली हैं। बलूचिस्तान वाले तो बहुत नाशुक्र हैं। इतने चेक पोस्टें मिली हैं कि हर किलोमीटर पर एक चेक पोस्ट है, तो सीपैक के बदौलत है। हम अस्पताल जाते हैं, बलूचिस्तान को सीपैक की वजह से कहते हैं। फिर हम जब एहतजाज करते हैं तो हमें कहा जाता है कि सीपैक के ख़िलाफ़ हैं, ये तरक्की के ख़िलाफ़ है। भाई हम
कौन सा बेवकूफ़ होगा जो तरक्की नहीं चाहता है? कौन सा बेअक्ल है जो तरक्की नहीं चाहता है? पानी नहीं चाहता है, बिजली नहीं चाहता है, तालीम और इलाज नहीं चाहता है। तो आप यकीन माने पूरे बलूचिस्तान को सीपेक की मद में चेक पोस्टों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बलूचिस्तान हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को मैं चैलेंज देता हूँ कि सीपेक की वजह से हमें चेक पोस्टों के अलावा कुछ नहीं मिला। इसकी क्या वजह है? चेक पोस्ट जो है बज़ाहिर तो इसलिए लगाई जाती है कि जो हिफाजती इक़दाम है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के दुश्मन भी बहुत हैं जो हमला भी करते हैं, आके तरक्याती कामों को भी रोकते हैं, तो उसकी तो एक ये वजह हो सकती है। लेकिन जो लोगों की तकालीफ हैं वो क्यों बढ़ी हैं चेक पोस्ट? क्योंकि ये तो दहशत गर्दों को रोकने के लिए बनाई जाती हैं, आम आदमी को तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, नहीं, लोग दहशतगर्द तो आज़ाद हैं, मंशियात सरेआम बिक रहा है, दिन की रोशनी में बिक रहा है, डेथ स्क्वाड फ़ाल है, मुसल्ला प्राइवेट मुसल्ला लोग फ़ाल हैं, खौफ का माहौल लोगों पैदा करते हैं, लोगों को धमकियाँ देते हैं। तज़लील तो आम शहरियों की होती है, टीचरों की होती है, डॉक्टरों की होती है, उलमा की होती है, आम नौजवानों की होती है, माओ बहनों की होती है, माहीगीरों और मज़दूरों की होती है। और इससे ये चेक पोस्टों से हमें कोई सिक्योरिटी आवाम को नहीं मिला सवाए तज़लील के। इसलिए हम कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान को सीपेक की मद में अगर मोटरवे बलूचिस्तान को नहीं मिलता। पूरे 1500 किलोमीटर मोटरवे सीपेक में बना है, 1 किलोमीटर बलूचिस्तान में नहीं है। यहाँ बलूचिस्तान को मैं तो बार बार कह रहा हूँ, बार बार चैलेंज भी दे रहा हूँ कि मुझे सीपेक प्रोजेक्ट में बलूचिस्तान में कोई एक प्रोजेक्ट कोई दिखा दे कि ये सीपेक की वजह से बलूचिस्तान को मिला है। फिर कोई आके हम पे इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं कि सीपेक बलूचिस्तान में मौजूद था, ये लोगों ने मुखालफत की। भाई बलूचिस्तान में सीपेक वजूद ही नहीं रखता, मौजूद ही नहीं है। सीपेक के नाम पर हमारी जो तजलील हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है, उसके नाम पे जो वसाइल लूटे जा रहे हैं हमारे नाम के साथ, इसलिए तो हम चीख रहे हैं, इसलिए तो हम एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रोज़गार ये इस सिक्योरिटी के नाम पर, चेक पोस्टों के नाम पर, तरक्की के नाम पर और सीपेक के नाम पर जो हमारा रोज़गार छीना जा गया है, ट्रालर माफिया के ज़रिए, बॉर्डर माफिया के ज़रिए, डेथ स्क्वाड के ज़रिए, ड्रग माफिया के ज़रिए जो हमारी तजलील, जो हमारा रोज़गार छीना गया है, ये वही नाम नेहाद तरीकी के दावों के बाद है। अच्छा ये बताइए कि आज आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब से जो बात हुई बड़ा उनका गैर संजीदा रवैया था, आप उठ के बाहर आ गए। अब आगे मजीद, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने कहा है कि असद उमर साहब और जुबैदा जलाल साहबा जाएंगी, तो आप लोग मिलेंगे उनसे या आप तैयार हैं उनसे बात करने के लिए? नहीं, मैं ये नहीं कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब का रवैया गैर संजीदा था। चीफ सेक्रेटरी तो जा रहे वजीर आला के ब्याह पे आए थे, हमसे मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन उनके बातों से मुझे लगा, अंदाज से मुझे लगा कि बलूचिस्तान हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी तो एक अफिसर है, वो हमारा नुमाइंदा नहीं है, अवाम का नुमाइंदा नहीं है। तो मैं बलूचिस्तान हुकूमत के उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि 1 महीने बाद हमसे चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा हमसे मुलाकात के लिए, लेकिन बातों से लगा कि बलूचिस्तान हुकूमत संजीदा नहीं है। वफूद भी तो आ चुके हैं ना आपसे बातचीत करने के लिए, अब चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा गया है, अब हाई लेवल पे भी असद उमर साहब आए हैं, सामने आ रहे हैं, तो डेडलॉक की रीजन क्या है? अभी तक डेडलॉक क्यों है, वजह क्या है? डेडलॉक ये कि ग्राउंड में कोई मौजूद नहीं है। हम देखें, हम तो उनको नहीं कह रहे कि मिठाई के डब्बे ले आए, उनको ये हम तो ये नहीं कह रहे कि हमारे मुलाकात के लिए, हम दीदार के लिए तरस रहे हैं आपके कि हमें अपना दीदार कराइए। हम इसके लिए कोई शौक नहीं रखते। हम तो कह रहे हैं कि हमारा जो एहतजाज का मकसद है, ग्राउंड में चीज़ें नज़र आनी चाहिए, ग्राउंड में हमारे मुतालबात अमल दरामद हो, फिर चाहे कोई भी ना आए, हम एहतजाज खुद खत्म करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जो असद उमर साहब और जुबैदा जलाल साहिबा से भी आप फिर मिलेंगे, क्योंकि सूबाई हुकूमत से तो आप मायूस लग रहे हैं, उनका रवैया आपको लगता है गैर संजीदा है? नहीं, हम सबसे मिलेंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम सियासी लोग हैं, अवामी लोग हैं, जो भी आएगा हम बात करेंगे, जो भी आएगा हम उससे मिलेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम प्रैक्टिकली ग्राउंड में कोई चीज़ मौजूद ना हो, ज़ुबानी दावों से हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे, मिलेंगे सबसे। बहुत शुक्रिया। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब कह रहे थे कि हमारे दरवाजे खुले हैं और मिलेंगे,
हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात पर हम यकीन रखते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि सी पैक के हवाले से जो चेक पोस्ट वहाँ पर कायम की गई है, जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं, वो उससे वो नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने एक दूसरी बात कही कि वहाँ पर जो ड्रग माफिया है, जो ट्रॉलर माफिया है, जो प्राइवेट मलेशिया है बड़े बड़े अमीर लोगों की, सरदारों की, वो खुलेआम फिर रही है। डॉक्टरों की तजलील हो रही है, स्टूडेंट्स की तजलील हो रही है, गरीब आदमी की तजलील हो रही है, उलमा की तजलील हो रही है, टीचर्स की तजलील हो रही है। बड़े ही संगीन उन्होंने गुफ्तगू की है हालात के हवाले से। और उससे भी ज़्यादा जो एक ऐसी बात है जो तकलीफ़ का बायस बनती है, वो ये है कि सूबाई हुकूमत जो अवामी हुकूमत है वो कोई उसका रवैया गैर संजीदा है। और अब देखते हैं कि जो ज़ुबैदा जलाल साहिबा और असद उमर साहब इमरान खान साहब की हदायत पर वहाँ पर जा रहे हैं, तो उनके बाद उनसे मुलाकातों के बाद क्या वहाँ पर सिचुएशन बनती है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम तमाम हुआ, इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह निगहबान।